साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 16 अप्रैल 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कई बड़ी खबरें, खुशखबरियाँ आपको बताने के लिए और अपने आंदोलन के संदर्भ में बताने के लिए कि उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे होगा आप सबका भुगतान और कैसे मिलेगी तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा और सम्मान, और कैसे होगा ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे, कई बार सुन लेंगे, चूँकि हो सकता है आज के बाद कई दिन तक लगातार आपको मेरा वीडियो सुनने को ना मिले, ऐसी संभावनाएं हैं। इसलिए मैं पूरा ज्ञान मार्गदर्शन आज के इस वीडियो में उड़ेलने का प्रयास करूंगा, तो पूरा ध्यान से सुन लेना। ये मार्गदर्शिका का काम करेगा आप सबके लिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना ताकि देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित लाभान्वित हो सकें इससे, और कमेंट और लाइक भी अवश्य कर देना। और साथ साथ जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना साथियों, ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आप सबका जल्दी से जल्दी भुगतान हो सके। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना ये अत्यावश्यक है, चूँकि इसी से आपका आत्मबल मजबूत होगा, इसी से जनमत पैदा होगा, और जब जनमत पैदा हो जाएगा तो निसंदेह आप सबका भुगतान एक दिन में हो जाएगा साथियों। इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन आप करते नहीं हो, उदासीन हो, कुछ ही साथी कर रहे हैं। अगर तमाम साथी इसको कर लें जो भी किसी ठगी का शिकार बने हैं, तो ये एक दिन का ही काम है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। लेकिन आप अन्य कामों में उलझे हुए हैं और पैसा जहाँ से मिलना है उस काम को आप करने में बहुत ज़्यादा लापरवाही और उदासीनता बरत रहे हैं साथियों। तो सबसे पहले तो चूँकि आप सब ने सुन ली होगी, वैसे तो वो टीवी पे भी चल रही है, अखबारों में चल रही है, देश की सबसे बड़ी ठग कंपनी सहारा इंडिया समूह, उसके जो बहुत बड़ी वो थी एम्बे वैली प्रोजेक्ट, उसका महाराष्ट्र के पहाड़ों के बीच में जिसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट बताया गया था साथियों, उसकी लगभग 707 एकड़ ज़मीन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने कल अटैच कर लिया है, और जिसकी कीमत 1460 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और ये संपत्ति सारी आपके ही पैसे से खरीदी गई थी, और इसमें कई एफआईआर भी हुई थी उड़ीसा में, बिहार में और आपका क्या बोलते हैं राजस्थान में। उन्हीं एफआईआर्स के आधार पर ईडी ने इस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तलाश रहा हूँ रास्ता कि ईडी जो ठगों की प्रॉपर्टी को जब्त कर रही है उसे कैसे निवेशकों तक वापस पहुँचा सकूँ। तो उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री को बट्स एक्ट 2019 याद आएगा कि ये कानून उन्हीं के नेतृत्व में संसद ने सर्वसम्मति से 2019 में निवेशकों के भुगतान के लिए बनाया था, और देश में मतलब ज़्यादातर स्थानों पर इस कानून की अनुपालना नहीं की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है कि जिस सहारा समूह को हम ये मान के चल रहे थे कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल से काम चल जाएगा, अब उसके खिलाफ भी कार्रवाई होने लगी है। तो ये आपके आंदोलन का असर है साथियों, चूँकि हम दिन रात सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल का विरोध कर रहे हैं, उसे साजिश बता रहे हैं। तो सरकार ने ये दूसरा कदम भी अब उठाना आरंभ कर दिया है। सद्बुद्धि दें ईश्वर सरकार को, वो ऐसे ही कार्रवाई करे और जल्दी से जल्दी लोगों का भुगतान कर दे। और एक साथियों खबर है, ईडी ने केबीसीएल कल्पतरू के मामले में भी एक और बड़ा कदम उठा लिया है कि वो उन एजेंट साथियों से उन संपत्तियों का ब्यौरा भी मांगेगी जो संपत्तियां इस कल्पतरू ग्रुप ने
बेच दी हैं, आपके पैसे से खरीदी हुई, जिन पर आपका अधिकार था, तो एजेंटों से नए सिरे से पूछताछ करने का निर्णय लिया है। ये भी अच्छी खबर है। PACL पल्स के विषय में आपको मालूम है ही कि कल ही एक राजस्थान के पूर्व मंत्री के यहाँ छापामारी हुई है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का, बहुत सारे पैसे का पता चला है। तो ये अच्छी खबरें हैं कि कम से कम ED सक्रिय हो गया है। रोज वैली घोटाले में भी एक खबर है कि साहब वो कितने बता रहा है पता नहीं, ये 3762 लोगों को भुगतान कर दिया है जो ADC बनाया गया था वहाँ। और ED ने भी रोज वैली मैटर पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पिनकोन के मामले में भी खबरें चल रही हैं साथियों, और खबरें तो वैसे कुछ अजीब सी भी हैं। 2 महत्वपूर्ण खबर अभी बताऊंगा आपको, बहुत महत्वपूर्ण खबरें और भी हैं साथियों, जिस पे आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा कि चलो अच्छा हुआ, अब हमारा पैसा मिल जाएगा। जयपुर में कोई चिटफंड कंपनी थी, ये क्या नाम है इसका, सीहोर, सोने में निवेश के नाम पर 675 लोगों से 1,13,00,000 रुपए की धोखाधड़ी में चिटफंड कंपनी ईव मिरकल्स ज्वेल्स के CEO शिवराज शर्मा पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अलग अलग धाराओं में 3-3 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। भैरूदा की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उषा तिवारी की कोर्ट ने 2012 में दर्ज केस में ये फैसला सुनाया है। राजस्थान की कंपनी ईव मिरकल्स के 3 संचालक पूनम शर्मा, सतीश शर्मा और हरीश शर्मा फरार हैं। कंपनी के संचालक जयपुर के हैं और CEO शिवराज शर्मा रिश्तेदार हैं। 2012 के बाद 25 पूरे 13 साल बाद फैसला आया है। तो अदालतों का कछुआ गति आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति है अदालतों की हमारे देश में। साथियों, 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज हैं और 15,000 केस एक न्यायाधीश को निपटाने पड़ते हैं। अब जिस एक आदमी को 15,000 केस दे रखे हों तो 15 साल से पहले तो फैसला आना ही नहीं है। तो ये सरकार की व्यवस्थागत खामी है, क्योंकि उसने न्यायाधीशों के पद नए सृजित करना तो दूर की बात है, जो 1950 से सृजित हैं वही पद आज तक पूरे भरे नहीं गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में और निचली अदालतों में बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं, जिस वजह से देश की न्याय व्यवस्था लगभग चरमरा चुकी है। वो कहते हैं न्याय में देरी अंधेरी के समान है, अन्याय के समान है, कई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंक दिया। साथियों, ये भी हमारे आंदोलन का एक बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि बट्स एक्ट 2019 जो भुगतान की गारंटी के अधिकार का कानून है ठगी पीड़ितों के का, उसको भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, टाइम बाउंड एक्ट बनाया गया है, 180 दिन में फैसला होना चाहिए। लेकिन अगर ये स्थिति रहेगी स्पेशल जज की कि उसे 15,000 मुकदमे पहले से ऑलरेडी होंगे और ये लाखों बट्स एक्ट वाले मिल जाएंगे, तो वो मुझे लग रहा है पूरी उम्र में रिटायरमेंट होने तक भी फैसला सुना नहीं पाएगा। 180 दिन तो बड़ी बात है। तो ये मुद्दा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है साथियों, जिसे सबको ध्यान में रखना है। अब मैं आता हूँ साथियों उस बड़ी खबर की ओर, जिसके लिए हम बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। सरकार को, अधिकारियों को बता रहे थे कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत उन्हें कैसे कार्रवाई करनी चाहिए। अधिकारी निवेशकों को कभी पोर्टल का झांसा देते थे, कभी यूँ का तुम्हारी लिस्टिंग हो रही है, कभी फीडिंग हो रही है, कभी सत्यापन हो रहा है आवेदनों का। इस तरह के झांसे देकर के लगभग 2.5-3 साल से देश के करोड़ों निवेशकों को परेशान किया जा रहा था। और जो प्रॉपर चीज़ हम बता रहे थे कि सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी पीड़ित का आवेदन लें, उस पर अविलंब नोटिस इशू करें तुरंत लेते ही, और नोटिस में पार्टी को चेतावनी दें कि वो आवेदक का भुगतान करे या फिर ट्रायल फेस करने के लिए, मुकदमे के लिए तैयार रहे। तो ऐसी प्रक्रिया अभी तक देश में शुरू हुई थी, कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि शुरू नहीं हुई थी। साउथ के स्टेट्स में हुई हैं, कई जगह भुगतान भी हुए हैं कई मामलों में, हमारे यहाँ भी कुछ में हुआ है, नॉर्थ इंडिया में भी। लेकिन जो प्रोसीडिंग प्रक्रिया
तय की गई थी इस एक्ट के अंतर्गत, उस पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा था। तो हमारे गृह जिला अलीगढ़ में साथियों कल से वो काम शुरू हो गया है और बाकायदा कोर्ट फी के साथ हमारे आयुक्त महोदय ने, जो सक्षम अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी कोर्ट लगानी शुरू कर दी है और ये आवेदन भी कोर्ट फ़ी के साथ लेने शुरू कर दिए हैं। ये वही आवेदन है जो हमने ड्राफ्ट करके दिया था। इस पर बस केवल कोर्ट फ़ी लगा दी गई है 5 रुपये के ऊपर। कोर्ट फ़ी लगनी भी चाहिए जब कोर्ट में हम कोई आवेदन दायर कर रहे हैं, तो ताकि उस पर बाकायदा प्रोसीडिंग जारी हो। ये आवेदन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे हरित प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह जी का है और राजेंद्र सिंह जी ने आनंद शर्मा हैं जो सक्षम डेयरी इंडिया लिमिटेड का, उसके खिलाफ ये वाद अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की अथॉरिटी आयुक्त न्यायालय अलीगढ़ में दाखिल किया है कल, और ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। और इसी तरह दूसरा दावा हमारी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मंजू शर्मा जी ने दाखिल किया है। सेम वही चीज़ है, सेम कंपनी है। तो ये दावे अगर एक्सेप्ट हुए हैं, फाइल हुए हैं, तो अब आप ये समझिए कि ये प्रक्रिया पूरे देश में सबको अपनानी पड़ेगी, क्योंकि इसी के लिए हम परेशान थे, अधिकारी परेशान थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या है। लेकिन हमारे अलीगढ़ के आयुक्त महोदय और आयुक्ता महोदय की समझ में आ गया है, उन्होंने बुक पढ़ ली है, एक्ट पढ़ लिया है, रूल्स पढ़ लिए हैं और उसके अकॉर्डिंग ये कार्रवाई आरंभ कर दी है। ये कार्रवाई आप सबको अपने अपने क्षेत्रों में सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों से मिलकर करवानी है। मैं ये दोनों आवेदन अभी फेसबुक पर लगाऊंगा। मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद के नाम से है। अपनी वेबसाइट तपजब.in पर भी लगाऊंगा, ट्विटर पर भी इनको शेयर करूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में तो ये मैडम खुद ही डाल रही हैं और राजेंद्र सिंह जी, तो वहाँ से ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे आपको भी अपने यहाँ अपने भुगतान के दावे दाखिल करने, कार्रवाई करनी है। दूसरी खबर और एक और बहुत अच्छी बताऊंगा साथियों आपको। हमारे अलीगढ़ मंडल का ही ज़िला है एटा। एटा में डीएम साहब ने निर्दोष एजेंट्स को सुरक्षा देने और जिन लोगों के आवेदन अभी हुए नहीं हैं LUCC जैसी कंपनीज़ के, उनके लिए या किसी और के भी अगर छूट गए तो उनके लिए तहसील स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना करने का ये आदेश रिमाइंडर के रूप में जारी कर दिया है और तमाम SDM साहिबान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि इसे आपकी घोर लापरवाही माना जाएगा। अभी प्रेमपाल भाई जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं एटा के, उनसे बात हो रही थी थोड़ी देर पहले ही। उन्होंने बताया कि साहब तहसील स्तर पर पटल स्थापित हो गए हैं। कोई भी साथी जो रह गए हैं बिना आवेदन किए या जिनके साथ अभी नई नई ठगी की घटनाएं हुई हैं, वो अपनी अपनी तहसीलों में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। साथियों, इसी पर मैं चर्चा करता हूं आपके साथ कि एक तो इस तरह के आदेश सुरक्षा के और भुगतान पटलों की स्थापना के, जहां बल्क में आप जाकर के लाइन लगा कर के अपने आवेदन दाखिल करते हो, इन आवेदनों को लेकर के भी तहसीलदारों को या SDM को या ADM फाइनेंस को सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी की अदालत में प्रेषित करना चाहिए, कानून ये कहता है। लेकिन ये ADM फाइनेंस या SDM तहसीलदार वगैरह ये क्या कर रहे हैं, ये उल्टा कर रहे हैं कि उनकी साहब अभी फीडिंग चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं है। ये केवल एक चैनलाइजिंग एजेंसी हैं। ये आवेदन लें लोगों से, चूँकि बहुत ज़्यादा विक्टिम हैं। अगर कमिश्नरेट में या सक्षम अधिकारी के न्यायालय में, अपर आयुक्त के में लाइन लगेगी तो परेशान हो जाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो SDM या ये जो बनाए गए हैं पॉकेट्स आवेदन कलेक्शन के, ये इन आवेदनों को कलेक्ट करके अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी की कोर्ट में भेजें, ताकि वहाँ इन पर सक्षम अधिकारी का कोर्ट प्रॉपर कार्रवाई करे, लोगों का भुगतान कराए। अगर कंपनी
सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के नोटिस पर भुगतान नहीं कर रही है आवेदक का, तो उसके खिलाफ कुर्की जब्ती नीलामी की कार्रवाई करते हुए फिर स्वयं भुगतान करें निवेशकों का, ठगी पीड़ितों का। ये प्रक्रिया है इस कानून की साथियों, लेकिन इस प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा उलझा दिया गया था, जिस वजह से लगातार हमारे साथियों की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। तो अब इस पीड़ा का धीरे धीरे अंत हो जाएगा, मैं समझता हूँ। आप इसी को माइलस्टोन बना करके सब लोग पूरे देश भर में अपनी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं, अपना अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। और जब निवेशकों का भुगतान हो जाएगा तो निवेशक और एजेंट के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। तमाम मुकदमे वापस हो जाएंगे एजेंटों के खिलाफ हुए, और जिन निर्दोष एजेंटों को पीड़ा पहुंचाई गई है, जेल भेजा गया है, सजाएं कर दी गई हैं, उनकी कुर्की तक हुई हैं, उन सबको कंपनसेशन का, मुआवजे का मार्ग भी खुल जाएगा साथियों। तो तमाम साथी निश्चिंत रहेंगे, तनाव नहीं लेंगे, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे अपने अपने क्षेत्रों में सभी। और साथ साथ साथियों एक चीज़ और ध्यान रखना विशेष, सरकार ठगों की है। और ये जो ईडी की कार्रवाई आप देख रहे हो सहारा समूह पे, पीएसीएल पल्स पे है, और क्या बोलते हैं साइंस सिटी पर, केबीसीएल पर, रोज वैली पर, पिनकोन पर, या साईं प्रसाद पर, आदर्श पर, संजीवनी पर, समृद्धा पर, हीरा गोल्ड पर, या बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड वगैरह पर, या जो है ये जीएन गोल्ड, जीएन डेयरी, विश्वामित्रा, एचबीएन, करम भूमि, कल्पवट, जेबीजी, जेकेवी, या क्या बोलते हैं किसान एग्रो, या ट्रिनिटी, जनशक्ति, किम फ्यूचर मेकर, और आपका अल्केमिस्ट समेत देश की 3 लाख कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ जो ईडी की शक्ति आजकल आप देख रहे हो, तेज़ी देख रहे हो, इसके पीछे का बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जो आंदोलन आप 1 मई 2025 से संसद घेराव का, संसद की धुलाई का करने जा रहे हैं, आपके आंदोलन को विभाजित करने के लिए, लोगों में एक भ्रम पैदा करने के लिए कि तुम्हारी कंपनी का भुगतान तो होने जा रहा है, तुम क्यों आंदोलन में जा रहे हो। ये सरकार का एक षड्यंत्र हो सकता है। और पता चला जैसे ही आपने आंदोलन वापस लिया या आंदोलन फ्लॉप हो गया, लोगों की संख्या उतनी नहीं जुटी जैसा कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर लोग आएंगे, और सरकार सरेंडर कर देगी, उसी दिन आप सबके भुगतान की घोषणा करेगी तमाम सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों के माध्यम से। बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको देना शुरू कर देगी। वो फिर नहीं हो पाएगा यदि आप बट गए तो, कि जी मैं सहारा का हूँ, मैं आदर्श का हूँ, मैं रोज वैली का हूँ, मैं पिनकोन का हूँ, मैं सक्षम का हूँ, मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, मेरा क्या मतलब आंदोलन से। तो ऐसी भूल कभी भी साथी मत करना, अन्यथा पश्चाताप का भी आपको स्थान नहीं रहेगा। आप जीवन भर दुख भोगते रहेंगे, आपका किसी का भुगतान आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए 1 मई 2025 के आंदोलन में सब साथी संसद भवन ज़रूर आना, तभी ये भुगतान की प्रक्रिया विधिवत ढंग से आगे बढ़ सकेगी। चूँकि अभी सरकार केवल भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है, चूँकि ईडी का काम नहीं था ये प्रॉपर्टीज़ को अटैच करना पोंजी स्कीम्स के मैटर में, ये काम बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ का है, या बट्स एक्ट अथॉरिटी कहें ईडी को या सीबीआई को आदेशित करें या पुलिस को, तब वो करें। अगर अपनी इच्छा से पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत ईडी कार्रवाई कर रहा है पोंजी स्कीम्स के संचालकों की प्रॉपर्टी को अटैच करने की, तो वो द्वेषपूर्ण हो सकती है, छल हो सकता है, षड्यंत्र हो सकता है। जब संसद ने एक सार्वभौमिक कानून बना दिया पोंजी स्कीम्स के खिलाफ, उसके पीड़ितों का भुगतान करने के लिए, तो सरकार को उस कानून के अंतर्गत, उस कानून की अथॉरिटीज से ही ये काम कराना चाहिए, ताकि निवेशकों का जल्दी से जल्दी भुगतान हो सके। चूँकि रोज वैली का मामला हो, चाहे पीएसीएल का, चाहे सहारा का, या किसी दूसरी कंपनी का साथी हो, उनमें एक चीज़ आपने सुनी होगी, देखी होगी कि वैध निवेशक, या आदर्श का ले लो, किसी का भी, तो क्रेडिट मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो वैध निवेशक होते हैं, वो तो उनके वो मेंबर होते हैं जिनको वोटिंग राइट्स होते हैं।
और हमारे वाले जो साथी हैं उनको किसी को वोटिंग राइट्स नहीं है, तो वो तो वैध निवेशक ही नहीं हुए, तो उनका पैसा कौन देगा? फिर लिक्विडेटर भी नहीं देगा और ईडी भी नहीं देगा, सेबी भी नहीं देगा, तो फिर वो कहाँ जाएगा? पैसा तो जब उन्हीं का ज़्यादा लगा है और उनके लिए आपने बट्स एक्ट बनाया है। तो बट्स एक्ट के अंतर्गत अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे निवेशकों का पैसा नहीं मिल सकेगा जिनके साथ छल करते हुए गैरकानूनी ढंग से जमा योजनाएं चलाकर इन कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उनसे पैसा लिया है। और ऐसे लोग 42 करोड़ से ज़्यादा हैं देश भर में साथियों। LUCC के साथियों को, सागा ग्रुप वाली जो हैं, उनको भी भ्रमित किया जा रहा है। एक वीडियो में भी सुन रहा था कि साहब 25 तारीख से खुल जाएगी, ब्रांच खुल जाएंगी। साथियों, ये ब्रांचें चाहे वो सहारा की हों, LUCC की हों, LJCC की हों, ह्यूमन की हों, या आदर्श की हों या सहारा की, कभी नहीं खुलेंगी। आपका भुगतान केवल और केवल बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ के माध्यम से हो सकता है। बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ स्टेट की भी हो सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती हैं। ईडी भी कर सकती है पैसे वापस अगर उसको बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी के अधिकार दे दिए जाएं। CBI भी कर सकती है, पुलिस भी कर सकती है, सहकारिता विभाग भी कर सकता है अगर उसको बर्ड्स एक्ट के राइट्स दे दिए जाएं। तब उसके लिए शासनादेश लाना पड़ेगा, वो सरकार कर नहीं रही है। तो इस अपनी लड़ाई को आप बहुत ध्यान केंद्रित करते हुए लड़ेंगे साथियों। सरकार के झांसों में नहीं आएंगे, तकनीकी चीज़ों में नहीं उलझेंगे। अपनी लड़ाई को सीधे सीधे बर्ड्स एक्ट 2019 पर केंद्रित करेंगे और उसके अंतर्गत ही अपने भुगतान की मांग करेंगे। और सीधा जो संकल्प है, हमारा नारा है कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो, भारत छोड़ो, बर्ड्स एक्ट लागू करो, हमारा पैसा वापस दो। इस पर ही आपको पूरी ताकत झोंकनी है और अहिंसक रहना है, हिंसा नहीं करनी है। आंदोलन में बड़े ध्यान से, शांति से, धैर्य के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाना है। मेरे साथ कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई है साथियों, या बन सकती है कह लो, वैसे तो बनी हुई है वो, लेकिन उसमें ऐसा कोई गंभीर हादसा भी हो सकता है जो आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वो बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा। अगर ऐसा होता है तो मैं कई दिन हो सकता है वीडियो वगैरह भी ना बनाऊं, आपसे संपर्क स्थापित ना कर सकूं, जेल जाना पड़ जाए या कुछ और हो जाए। तो ऐसी स्थितियों में आपको धैर्य नहीं खोना है, धैर्य बनाए रखना है, घबराना नहीं है। जो भी होगा वो सब अच्छा होगा, उससे निपट लेंगे, आ जाएंगे। और जब बाहर आएंगे, खुले मैदान में आ जाएंगे, तो लड़ाई और बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे। नारायण की इच्छा पर आपको सबको भरोसा रखना है, मुझ पर भरोसा रखना है कि वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, हमारे भले के लिए करेंगे। कुछ चीज़ें उसी तरह अगर ख़त्म होनी है तो उसी तरह उनको ख़त्म करना होगा। घबराना नहीं है, बिल्कुल लड़ाई को निरंतर जारी रखना है। और 1 मई को अगर मैं आपके मध्य उपस्थित ना रह सकूं, कोई ऐसी बात हो जाए जो आपको बुरी लगेगी निश्चित रूप से, लेकिन बुरा मत मानना, उसमें कुछ बुराई नहीं है, अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाता है तो। चूँकि कई लोग कहते हैं कि साहब मैं ये नहीं करने देता, वो नहीं करने देता, तो करके देख लेना भाई तमाम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंदोलन को लेकिन अहिंसक बनाए रखना, शांतिपूर्ण रखना, हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि हमारा सत्याग्रह है और काम लगभग तमाम हो चुके हैं। जो आप चाहते हो वो भी होगा, सब होना ही है, वो निश्चित है। और 1 मई से 21 मई तक ही होना है, यही 21 दिन का गोल्डन टाइम है आपके लिए। इन 21 दिनों में सब कुछ हो जाना है साथियों। बस केवल आप लगे रहना, पीछे कदम मत हटा लेना, बहकावे में मत आ जाना किसी के में। मेरी अनुपस्थिति में पूरे आंदोलन की कमान, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं फेसबुक पर, हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे अनुभवी जोशीले साथी रामदेव गौतम जी मथुरा वाले संभालेंगे और उनको सहयोग करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी, हमारे सूरजदीन विश्वकर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक मुदगल साहब, चौधरी विजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर गुलाब सिंह जी, दर्शन जी, डॉक्टर सरफराज अहमद साहब, वीर सिंह जी, और हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे वो MP शर्मा साहब हों, चाहे दूधबले साहब हों, या अमित जी हों, त्रिपाठी साहब हों, या चौधरी साहब हों, या जितने भी हैं हमारे अप्पा साहेब,
और दयानंद भाई, केवल कृष्ण जी, कुंडल देवी जी, मुकेश जी, जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, वो सब मिलकर के इस आंदोलन की कमान संभालेंगे और इस आंदोलन को तीव्र गति के साथ आगे बढ़ाएंगे। और 21 दिन में हमें इस महाभारत का अंत करना है साथियों, और आप सबका भुगतान कराते हुए सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिला देना है। और दूसरे साथी, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, प्रयास है हमारा, मैंने आह्वान किया है कि सभी ट्रेड यूनियंस, किसान यूनियंस और दूसरे सामाजिक समूह अगर हमारे आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, ईमानदारी के साथ पूरी भागीदारी निभाते हैं, तो उनको भी सम्मान के साथ नेतृत्व प्रदान करना है और उनकी जो मांगें हैं उनको भी अपने आंदोलन में सम्मिलित करना है, चाहे वो एमएसपी पर कानून की गारंटी की बात हो या फिर मज़दूरों को न्यूनतम वेतन अधिनियम की गारंटी की बात हो या दूसरे मामले तमाम, उन सब को भी आपको सम्मान देना है, हिस्सेदारी देनी है, उनकी बातों को भी अपने माध्यम से, अपने आंदोलन के माध्यम से करवाना है। और अगर 30 अप्रैल तक सरकार समर्पण नहीं करती, कानून के समक्ष आपका भुगतान आरंभ नहीं करती है, तो फिर भुगतान करो या सत्ता छोड़ो के नारे को बहुत तेज़ी के साथ बुलंद करना है, संयम के साथ। धैर्य नहीं खोना है साथियों, बिल्कुल भी घबराना नहीं। रात को अगर मैं रहा तो प्रयास करूंगा कि जो है लाइव आऊं 9 बजे। मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, सब लोग ज्वाइन करना। रात को और चर्चा कर लेंगे ताकि आंदोलन को और तेज़ गति दी जा सके। और तेज़ गति तो हो ही गई है, अब आप देख ही रहे हो, आज तो हर राज्य से खबरें हैं, आपके पक्ष की खबरें हैं। भले ही सरकार की नीयत उसके पीछे आपके आंदोलन को कमज़ोर करने की रही हो, लेकिन खबरें तो हैं ही कि अब सरकार में एक भय पैदा हो गया है कि अगर उसने आपका भुगतान नहीं किया तो ये ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, तपजप के लोग हमारी सत्ता को मिट्टी में मिला देंगे। तो मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों।